नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार आप सबका फिर स्वागत है। मित्रों, भोपाल में हैं हम और आज भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कहना चाहिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तालों का शहर भोपाल, और क्या कहें कि मध्य प्रदेश का गौरव कहें तो वो भोपाल। भोपाल की जब हम बात कर रहे हैं तो आज हमारे साथ हुजूर के जो प्रत्याशी रहे कांग्रेस के, नरेश जी, वो हमारे साथ हैं। नरेश जी के साथ आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। नरेश जी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं क्या बताऊंगा, मैं उन्हीं से पूछूंगा, उनकी पूरी यात्रा पूछूंगा और ख़ास करके वो बात भी पूछूंगा जब उनने ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बाद जो घमासान हुआ था वो भी पूछूंगा। तो मित्रों, सीधा सीधा पहले नरेश जी के पास चलते हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल टॉक में। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि आप राजनीति में कैसे आए, या आप पहले से राजनीति करते थे या आपके परिवार में कोई राजनीति करता था पहले? नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने। जी धन्यवाद प्रदीप जी। जी मैं एक्चुअल में मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में थे जी जी और वो मोतीलाल वोरा जब मुख्यमंत्री थे तब उनसे जुड़े हुए थे जी और जी भोपाल नगर निगम में उपमहापौर भी रहे हैं। जी जी। उनके कारण मैं भी पिताजी के साथ रहता था, हम्म। आना जाना। तो मेरा भी नेताओं से मिलना जुलना, तो मेरा भी शौक बढ़ गया। हम्म। मेरा शौक बढ़ गया। उसके बाद में मेरे पिताजी के देहांत के बाद 88 में जी मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री थे, तो मैं उनके यहाँ अक्सर जाया करता था जी। कि मैं थदाराम जी का। तो वो मेरे को बहुत मान सम्मान इज्जत देते थे, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ईमानदार और बेदाग होके निकले थे, मतलब राजनीति में। राजनीति में। जी वो ऐसे बड़ा मुश्किल होता है। जी जी। पूरा जीवन भी दे दिया उन्होंने। हम्म। वो एक तरह से मतलब राजनीतिक संत थे। जी जी। बहुत काम करा है शहर के, हम्म। मैं आपको बताऊंगा गिन के। जी तो बोरा जी का मैं जाता रहता था, तो बोरा जी बहुत मेरे, मैं तब 24 साल का था, जी। 1989 की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो एक बार हमारा एक कार्यक्रम था बहुत बड़ा मैदान पे, सिंधी समाज का चेती चांद का, उसमें मुख्य अतिथि थे बोरा जी। जी। अब मुझे बोरा जी को मैंने इनवाइट करवाया था कि मैं जुड़ा हुआ था। हम्म। तो इनवाइट किया तो मंच पे जो भी कार्यक्रम आयोजक थे तो उन्होंने एकदम मेरे को अचानक बोला कि नरेश जी आपको स्पीच देना है। जी जी। अब मैं 24 साल का और पॉलिटिक्स भी नहीं था, हम्म नॉलेज अनुभव नहीं था, नया नया था मैं। हम्म। मात्र 24 साल का, बहुत छोटा था मैं। जी। मैंने कहा बोलो, बोल दिया तो दे देते हैं। हम्म। तो वो मैंने शॉर्ट दिया होगा 5 मिनट का शायद स्पीच। जी जब मैं स्पीच देने देने स्टेज पे खड़ा, डाइस पे खड़ा था, जी। तो मेरी टांगे कांप रही थी। का हम्म। फर्स्ट था मेरे जीवन का, और तो हम्म। भी मुख्यमंत्री के सामने। जी जी वो भाषण मेरा, ऊपर परमात्मा की कृपा है या मेरे एक महान संत हिरदाराम जी हैं जी वहाँ जी। पे, उनकी आशीर्वाद तो मेरे ऊपर रहा है। हम्म तो उनकी कृपा थी, तो वो भाषण मैंने कोई अच्छा दे दिया होगा। हम्म मैं तो दे रहा था, मुझे नहीं पता मैं क्या दे रहा। मैंने हम्म अच्छा बोला, तो उसके बाद मोतीलाल वोरा जी मुख्यमंत्री जी ने हम्म। भाषण दिया। तो उन्होंने साफ साफ मंच पे ही कहा जी कि जो नरेश ने जो भी मांगे रखी हैं जी। हम पूरी कर रहेंगे, वो घोषणा भी कर दी। हम्म। दूसरी बात बोली कि मैं नरेश को भी बोलूँगा कि हमारे साथ राजनीति में राजनीति में आ जाएं। हाँ आ जाए। जी। तो उसी दिन से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हम्म। 24 साल की उम्र से, हम्म। 1989 से, तब से मैं मोतीलाल वोरा से जुड़ा रहा। जी मोतीलाल वोरा से जुड़ा रहा। वो भी मतलब राज्यपाल भी रहे जी। कई राज्यों में। राज्यों में राज्यपाल भी फिर रहे और उसके वो। बाद दिल्ली में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी लंबे समय से बने रहे। जी जी तो मेरा निरंतर संपर्क रहा, जी। आना जाना दिल्ली रहा। वो काफ़ी शहर की बात समस्या भी लेके जाता था। हम्म। मैं कभी भी मुख्यमंत्री के यहाँ गया तो ऐसे मिलने के नहीं गया, व्यक्तिगत काम से नहीं गया। कभी नहीं। जी। मैं कभी भी गया हम्म तो शहर की समस्या के लिए लेके गया, क्योंकि मुझे पता है हम्म। हमारी इज्जत तब बनेगी जब हम कोई समस्या, कोई शहर की समस्या लेके जाएंगे जी। तब। तो वो वाकई मेरे उसका ही रेस्पॉन्स मिलता रहा। हम्म। मैं हमेशा मिलता रहा, कोई काम की बात थी शहर की तो करवाता रहता था। जी फिर छत्तीसगढ़ बना। जी
छत्तीसगढ़ बनने के बाद बोरा जी को मैंने बोला, बोरा आप तो जा रहे हो, मैं तो अकेला पड़ गया हूँ। क्यों, छत्तीसगढ़ के बिलोंग जी करते जी थे वो। तो फिर उन्होंने, मुख्यमंत्री तब दिग्विजय सिंह जी थे, जी जी उनसे मिलवाया। बोले मैं ये नरेश तेरे हवाले करके जा रहा हूँ, तुमको जी संभालना है। जी जी फिर मैं दिग्विजय सिंह के साथ जुड़ा रहा, और जब दिग्विजय सिंह के जुड़ा रहा तो मेरा भी उनके यहाँ आना जाना बना रहा। हाँ निरंतर सक्रियता रही। पर मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैंने कभी पद नहीं मांगा उनसे। अच्छा अच्छा। मैंने कभी भी कोई पद नहीं मांगा, बस काम की बात करता रहा। तो उस टाइम दिग्विजय सिंह से मैंने, संत हिरदाराम जी का आदेश भी होते थे, मेरे को बहुत प्यार करते थे। 15-15 दिन में बुलाते थे संत जी जी कि ये शहर का ये काम कराओ, ये शहर की जनता परेशान है, ये काम कराओ। तो मैं दिग्विजय सिंह का जाता था। और संत जी की बड़ी कृपा रही, जो मुझे उन्होंने प्रेरणा दी, जो जन सेवा की, जी वो आज तक भी वो प्रेरणा मेरे अंदर कायम है। जी तो मैंने सिविल अस्पताल का आईसीयू वार्ड बनना था, क्योंकि ये कई हार्ट के पेशेंट आसपास ग्रामीणों से आते थे वहाँ। 25-30 किलोमीटर दूर से, फिर वहाँ हमारे अब मैं बैरागढ़ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसका नाम संत हिरदाराम संत नगर हो गया। जी। तो वहाँ हॉस्पिटल में आते थे तो डॉक्टर बोलते या तो आईसीयू है नहीं, आप हमीदा ले जाओ। फिर 10 किलोमीटर दूर हमीदा जाएं, तब तक पेशेंट ही मर जाते थे। तो मैंने वो बात रखी थी दिग्विजय सिंह के पास। तो वो उन्होंने उसको प्रस्ताव को पास किया, और वो आईसीयू वार्ड बन गया। जी। फिर पानी की टंकी का 14 करोड़ की पेयजल योजना, शहर में पानी की तराई थी, लोग परेशान होते थे। तो वो पानी की टंकी का 14 करोड़ का पेयजल योजना का भी उन्होंने किया। जी। और सरकार के आखिरी समय मुझे लघु उद्योग निगम का डायरेक्टर भी बना दिया। कभी मैंने मांगा भी नहीं। तो फिर इस तरह से मैं जुड़ता रहा। जी ये है मेरा। जी। आप फिर चुनाव आपने 2018 में लड़ा है ना, और एक 2023 में लड़ा। दोनों चुनाव में शायद आप विजय नहीं हो पाए थे। जी जी है ना। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपको वो सफलता नहीं मिली जो है, इतना आप सक्रिय होने के बावजूद भी? बिल्कुल, ये बहुत क्वेश्चन भी मायने रखता है। जी। मैं 2018 से पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जी 2012-13 में हमारे केंद्र में सरकार थी, जी और बैरागढ़ का नाम संत हिरदाराम नगर करवाना था। मैं उसी प्रयास में था। जी और उसमें दिग्विजय सिंह जी ने बहुत अहम योगदान दिया। जी। तब गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से शिंदे ऑर्डर साहब भी, हुआ करते थे। हाँ, जी ऑर्डर करवा दिया, और आज बैरागढ़ का नाम संत हिरदाराम नगर हुआ। जी ये भी संत जी की कृपा मैं समझता हूँ, या परमात्मा की कृपा समझता हूँ, जो जरिया भले मुझे बनाया। जी उसके बाद मेरे जनता में लगाव बढ़ता गया, जनता में इज्जत, मेरी मान सम्मान बढ़ता गया जैसे जैसे काम होते गए। 2018 में पार्टी को लगा कि ये सीट तो हमेशा हारते रहते हैं, वो भारी वोटों से हारते हैं, ऐसा चेहरा होता रहे जिससे ये सीट निकले। तो हमारे सिंधी समाज के वोट बहुत ज़्यादा है। जी। सिंधी समाज के वोटर 40,000 से करीब समथिंग है, कभी ऊपर नीचे होते हैं। जी। तो उनका सिंधी समाज में फिर आया ध्यान, तो उनको मेरे ऊपर ध्यान गया। जी। क्योंकि मैं बहुत जनता के लिए एक्टिव था। 2018 में मेरे को टिकट इन्होंने मात्र 12 दिन पहले दी थी, 12 या 15 दिन। तो आपको पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा, और जो मेरी सीट है जी। पूरी भोपाल की 8 विधानसभा को यूँ बॉर्डर है पूरी। भोपाल का बॉर्डर जो होता है, चारों तरफ से घिरे हुए हाँ, हैं। जी। मतलब एक तरफ आप मंडी द्वीप पहुँच जाओ, जी। एक तरफ सांची पहुँच जाओ, एक तरफ आप सीहोर पहुँच जाओ, एक तरफ भोजपुर पहुँच जाओ। जी। तो हमको बहुत सारी विधानसभा पार करके फिर वो अपने क्षेत्र में पहुंचना पड़ता। वो क्षेत्र बहुत दूर दराज के थे, ग्रामीण भी बहुत था। जी जी। 2018 में जनता ने बहुत प्यार किया, जनता ने खुले दिल से वोट दिया। जी। और मेरे को समय की कमी कारण कई जगह पहुंच भी तो पाया, पर लेकिन क्या था, हमारे कांग्रेस में क्या होता है, संगठन नहीं होता है। संगठन बीजेपी के पास तगड़ा होता है। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं चीची नेचुरल्स। प्रत्याशी को खुद चुनाव लड़ना पड़ता है। तो मुझे संगठन की बहुत कमी दिखी। मुझे सबसे बड़ी जो चीज़ दिखी, जी, संगठन।
दूसरे क्या था, जो प्रत्याशी दावेदार थे दूसरे टिकट मांग रहे थे, जी। तो ने वो मुझे सैबोटेज, दिखे नहीं। अच्छा अच्छा, सैबोटेज लगाई। कुछ ने लगाई, वो हम्म। मैंने पार्टी अभी यहाँ नहीं बोलूँगा, हम्म। पार्टी हाईकमान को बता चुका हूँ मैंने जी किसने क्या किया। जी जी। तो मेरे को आश्चर्य होता है कि वो, जबकि वो जो टिकट मांगते हैं, जो दावा करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम्म चुनाव के पहले, टिकट के पहले पूरे क्षेत्र में दिखते हैं, हम्म बराबर दिखते हैं। हम्म वो जैसे ही टिकट मेरी हुई, हम्म उसके बाद कभी मेरे चुनाव में कभी दिखे भी नहीं। यहाँ मैं एक बात ये पूछना चीज़ चाहता हूँ मैं कांग्रेस आपसे, में, हाँ। एक बात हाँ पूछना हाँ चाहता जी। हूँ। ये जो समस्या है, हाँ ये राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं में ये क्यों पाई जाती है? मतलब ये चाहे भाजपा का मामला हो, चाहे कांग्रेस का मामला हो, या अन्य किसी पार्टी का मामला हो, टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी के खिलाफ बात करने लगते हैं, पार्टी के खिलाफ काम करने लगते हैं, कोई भी पार्टी हो। ये हाँ। ऐसा क्यों होता है ऐसा? इसमें क्या है, अनुशासन की कमी बोला जाए इसको तो। जी। एक तो संगठन की भी कमजोरी मानी जाएगी, क्योंकि संगठन अगर तगड़ा होता है हम्म। तो मजाल है कि किसी भी नेता या कार्यकर्ता की हिम्मत हो पार्टी के खिलाफ काम करे। जी। पार्टी के प्रति वो डरता है, डर रहता है, वो नहीं कर पाता है। जब हम्म। देखता है कि ऊपर से कोई मेरे पास डंडा करने वाला नहीं है, हम्म अंकुश नहीं है, तो हम्म। वो नेचुरल है, वो सपोर्ट करता है। और सामने वाला उम्मीद, दूसरी पार्टी का उम्मीदवार उसी ताक में रहता है कि कितने अच्छा, अब फिर, कितने इसके खिलाफ जी, अब 2023, आदमी, 2 मिनट में जी, उसके खिलाफ कितने आदमी टूट सकते टूट हैं, सकते हैं। तो अपन तोड़ ले। वो धन के प्रलोभ से या वो तो किसी वो प्रकार से, राजनीतिक वो हाँ सत्ता पाने का एक तरीका हो हाँ, सकता वो है वो तो। उस तरीके। जी तो मेरे को जो क्षेत्र में बहुत, मेरे को संत रामनगर से 92% वोट मिले, जी जी सिंधी समाज के। जी ग्रामीण से मैंने पूरे एक भी बूथ, एक गांव नहीं आ रहा, जी। फंदा खजूरी वाला पूरा बेल्ट है, हम्म पूरा मैंने जीता। हम्म। मेरे को थोड़ा जो आखिरी में लॉस हुआ, कोलार से होना शुरू कोलार हुआ। वाला एरिया जो था। हाँ, कोलार से थोड़ा पीछे पीछे होते हुए फिर आखिरी तक मेरा रायसन रोड भी जो आता है, जी जी विदिशा रोड। जी। तो वहाँ पे क्या कार्यकर्ताओं की कमी भी थी। हम्म। वो जो थे वहाँ के संभालने वाले जो कांग्रेस, वो शांत होकर बैठ गए। काम नहीं किया। हम्म। तो वो मेरा लॉस हो गया, नहीं तो मैं 7 साढ़े 7 हज़ार वोट मिलता तो वो सीट कांग्रेस के पक्ष में चली वो जी जाती। जाते। और पूरे प्रदेश में हम्म। इतिहास हो जाता कि कांग्रेस ने आज, मतलब लंबे समय के बाद सीट जीत ली। जीत ली पहली बार। जी जी। बहुत अच्छा सुनहरा मौका था पार्टी को। हम्म। मैं पार्टी के नेताओं को बोला भी कि इस पे ध्यान दीजिएगा हम्म। कि ये सीट जीत रहे थे, हार नहीं रहे थे। अब जीती हुई सीट अपन ने खो दी, जी। अपने ही कारण। हम्म। एक समय देना था, हम्म। कम से कम साल 2 साल पहले दिया करो। हम्म। हाँ, वो तैयारी का समय मिल जाएगा उतना। 2023 में फिर और ज़्यादा उम्मीदवार पैदा हो गए। हम्म। वो भाजपा से एक विधायक लड़ा था, हम्म। वो कांग्रेस में शामिल हो गया था, हम्म। जितेंद्र डागा जी। जी जी, डागा जी। हमने सोचा अब ये भी आ गए हैं, बहुत सारे मांग रहे हैं। हम्म तो मैंने क्षेत्र में तो जनता के बीच रहा 5 साल, हम्म मैंने कोई संपर्क नहीं तोड़ा। हम्म। और हर किसी की गमी में, सुख दुख में मैं गया। जी वो जनता मुझे चाहने लगी, और जी। मुझे डर भी ख़त्म हो गया कि कोई भी सपोर्ट करेगा तो मुझे दिक्कत नहीं, क्योंकि जनता खुद चुनाव में खुद चुना। लड़ेगी। ठीक बात है। वो था भी, हम्म। और बहुत सारे उम्मीदवार हो गए थे इस बार। हम्म। जो डागा मेरा जो मदद की थी 2018 में, वो पार्टी में आके वो टिकट मांगने लगा। हम्म। तो नेचुरल है, उसकी टिकट नहीं, वो पार्टी ने मदद वगैरह उसकी दे देगी। पार्टी ने एंड टाइम पे मना कर दिया। मेरे को दे दिया। हम्म मेरे को दे दिया तो मैं तो मस्ती में था। हम्म। अचानक टिकट मिली तो एकदम, वो भी समय कम दिया 2023 में। उसमें 2023 में भी रीजन जो था वो वही था जो 2018 में संगठन की और सेबोटेज की। दूसरा लाडली बहना का भी था। लाडली बहना ने बड़ा प्रभाव डाला है। लाडली बहना का वो असर तो हुआ है, इसमें हम आपसे छिपाएंगे भी नहीं। हम्म पर लेकिन मेरा जो आंकलन है, मेरे को जो सर्वे रिपोर्ट थी मेरी, हम्म। तो उसमें मेरी सीट जीत रही थी। लाडली बहना के बाद भी। हाँ, जी और कांग्रेस की 131 सीटें आ रही थी। जी। वो 27 तारीख को अमित शाह जी शायद भोपाल आए होंगे या क्या। हम्म
मीटिंग हुई होगी, उसके बाद कुछ पत्रकारों ने कहा भी था। हम्म, पर मेरे को रिजल्ट जो आया वो तो जो भी आए वो तो अब उनकी पार्टी का मामला है, कैसे आएगा। उसके बाद भी अगर इतने माहौल के बाद भी हम्म, सर्वे के रिपोर्ट के आधार पे भी हमारी 131 सीटें आ रही थी, सरकार बन रही थी, हम्म, मेरा भी था, हम्म, और मेरी लीड सीधे एकदम बहुत बढ़ गई। हम्म, मेरे समाज के वोट मेरे गायब हो गए। हम्म, मेरे समाज के लोग आज भी आश्चर्य करते हैं कि नरेश भाई वो कैसे गया। हम्म, मेरे को आरएसएस वाले भी चाहते थे, मैं आपको हम्म, बताता हूँ, व्यवहार के कारण हम्म, हम्म, उनको भी आश्चर्य हो गया कि वोट गए कहाँ। हम्म, कुछ ग्रामीण के लोग बोले भाई साहब, उनको लग रहा था कि नरेश भाई को शक हो, संदेह हो गया कि हमने वोट नहीं दिए। हम्म, बोले भाई साहब पूरे के गांव, हम्म, महिलाएं पुरुष सब मंदिर पे कसम खा रहे हैं कि हम आपको वोट दिया है। हम्म, बोले हमको दुख हो रहा है कि हो क्या गया है। हम्म, तो ये रिजल्ट अप्रत्याशित हो गया। हम्म, उस पर संदेह बहुत सारी बातों पे जा रहा है। हम्म, वो पार्टी ने इस चीज़ पे उठाया भी है हम्म, कि चुनाव की निष्पक्षता पे उठाया है। जी। तो खैर ये अब वो जो राजनीतिक देखिए वो जो भी बातें होती हैं वो राजनीतिक हम्म, उसमें चली जाती हैं। हम्म, तो चलिए मैं अब वापस आता हूँ अपने भोपाल की तरफ। जी जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि भोपाल का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, क्योंकि भोपाल एक राजधानी है और केंद्र है पूरा प्रदेश का। तो जैसा हम और राज्यों की राजधानी को देखते हैं, बेंगलोर को देखते हैं हम या और अन्य हम्म, राज्यों को देखते हैं, तो वैसा डेवलपमेंट यहाँ क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा प्रदीप जी, मैं जी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी। क्योंकि पत्रकार नहीं तो आप पूछते नहीं है, ये पत्रकार आपने पूछ नहीं लिया। नहीं, ये नहीं पत्रकारिता, मैं ये मैं नहीं मतलब पत्रकारिता की वजह से भी पत्रकार नहीं, नहीं, लेकिन ये मैं मेरा जनरली दर्द है, बता रहा ये हूँ। एक्चुअली हाँ मेरा दर्द है ये। नहीं, हाँ दर्द, तो ये दर्द बहुत जिनाइन दर्द है। जी, मेरा ये दर्द मेरे अंदर भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी सरकार 2003 तक थी, जी, तब मात्र मुझे दिग्विजय सिंह ये टाइम 25,000 करोड़ का कर्जा था मध्य प्रदेश पर, जी, और वहाँ से दिल्ली से सब 1,500 करोड़ रुपए सहायता प्रदेश को, सहायता जो वहाँ जो से भी केंद्र का मिला बजट आता केंद्र का है। बजट। जी, उसके बाद उसमें क्या है कि दिग्विजय सिंह जी 10 साल तो रहे, जी, और आखिरी में कुछ अधिकारियों का कहना चाहिए कि उन्होंने कुछ दिग्विजय सिंह को बोल दिया होगा कि रोडों से कोई चुनाव थोड़ी जीता जाता है, बिजली लालू भी जीत गया हम्म, बिहार हम्म, का। हम्म, एक बार दिग्विजय सिंह बहुत इंटेलिजेंट नेता है, बहुत इंटेलिजेंट। जी, शार्प माइंडेड है, जी, जी, चाणक्य कहा जाता है, राजनीति के चाणक्य। पर कहीं कहीं कुछ ऊपर वाले का हिसाब। हम्म, वो चुनाव, वो रोडों की समस्या और बिजली की समस्या पे हम गए हम्म, सर। इसके बाद इनकी सरकार आ गई, उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, बाबूलाल गौर जी बने, हम्म, और उसके बाद शिवराज शिवराज जी जी रहे। बने। जी, हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर बाबूलाल मुख्यमंत्री होते ना हम्म, तो भोपाल चमन जरूर होता। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। हम्म, और जितना भी जो विकास दिखाई देता है वो वो वाकई सिर्फ सिर्फ उन्हीं के समय का विकास दिखता उसको है। विकास पुरुष जो कहा जाता है जी, वो जी, जी। सही कहा जाता है, हाँ, हाँ। क्योंकि मैंने उसके काम करने का तरीका देखा, हम्म, मुझे बहुत पसंद आया। मैं पटवाजी के समय से उनसे प्रभावित था सर। तो जब पटवाजी की सरकार में वो हाँ, जो है उनने जो बुलडोजर चलाया था, हम्म, और ख़ास करके आपका ये जो भोपाल वाला एरिया था, टॉकीज वाला जो एरिया साफ़ किया था, तो वो बहुत ज़बरदस्त उनने काम किया था। बाबूलाल गौर की एक अच्छी उपलब्धि बताता हूँ, जो आप वीआईपी रोड देखते हैं, जी, राजा भोज जो जी, बोलते जी, हैं, जी, जी, वीआईपी रोड उन्हीं के ये समय भी का। उन्हीं के मेहनत से सुंदरलाल बना। पटवाजी और उनका सपना था ये। हाँ, अर्जुन सिंह जी का दिल्ली से था। हम्म, हम्म। अर्जुन सिंह जी से तालमेल करके ये काम, विकास के काम करा लेते थे। जी, जी। केंद्र में क्यों कांग्रेस की सरकार हाँ, थी, कांग्रेस की सरकार इसमें थी। काबिलियत थी गौर जी में हम्म, हम्म, कि केंद्र में सरकार किसी की भी हो। हम्म, वो कमलनाथ भी थे तब अर्बन मंत्री, उनसे भी पैसा ले आते थे। हम्म, तो बाबूलाल नहीं, गौर होना भी यही चाहिए। तो बाबूलाल राजनीति गौर अपनी जगह है। तो बाबूलाल गौर होते तो भोपाल की स्थिति, हम्म, हम्म, नक्शा अलग ही होता। हम्म। आज तक वो देखो आप, मास्टर प्लान नहीं है। वो कह रहे 30 साल हो गए अभी तक कोई मास्टर प्लान का पता नहीं है। सरकार कोई गंभीर नहीं है, हाँ, मैं हाँ। कहो नहीं तो इसमें। इसमें विपक्ष की भी तो गलती मान सकते हैं ना। हाँ, दबाव विपक्ष भी शांत दबाव नहीं, विपक्ष दबाव भी शांत बैठा हुआ है। दबाव नहीं डाला, समझिए। हम्म, मैं आप उस पे चीज़ पे आ रहा हूँ जो भोपाल का। हम्म, आप आज 25,000 करोड़ का कर्जा आप 5 लाख करोड़ तक पहुँच गया है, आज कल भी उठाया उन्होंने। जी, हर हफ्ते 2,000 करोड़ का कर्जा ये उठाते। जी,
हर हफ्ते में, महीने में 8,000 करोड़ अब वो का। लाडली बहना में भी तो पैसे देने कहाँ से आएंगे? हाँ, कर्मचारियों की सैलरी में जाता हाँ, है या फिर ब्याज भरने में जाता ब्याज है। भरने में जाता है। वो करप्शन तो भी बहुत है। हम्म, तो कुल मिला के आप 5 लाख करोड़ तो कर्जा कर दिया, जी। पर प्रदेश की जनता को क्या मिला वो आंकलन करना जरूरी है। हम्म। मैं ये न कांग्रेस को देख रहा हूँ, न अभी बीजेपी को। ठीक अभी मैं बात। प्रदेश को देख रहा हूँ जी। कि आप बेंगलोर को जाओ, आज बच्चे एमबीए करके या पुणे की इंजीनियर साइड भाग रहे हैं, बेंगलोर भाग रहे इंजीनियरिंग हैं, पढ़ने के बिल्कुल। लिए भी, चाहे नौकरी के हाँ लिए। हाँ। आज 10 लाख का पैकेज चाहिए, 20 लाख का चाहिए तो वहाँ मिलता है। यहाँ पे 25,000 की नौकरी मिलती है। पढ़ पढ़ भी लिया तो मिल और गई, तो पच्चीस मिल हजार गई की, भी तो 25,000 की, 25,000 की 15,000 नौकरी, पर। नहीं बिल्कुल। तो कई चपरासी की नौकरी के लिए लाइन पे लगे हुए हैं। जी। कितना दुर्भाग्य की बात है। हम्म तो मैं बोल रहा हूँ 5 लाख करोड़ आपने कर्जा कर लिया, हम्म तो हमारे युवाओं को आपने क्या दिया? हम्म आज सवाल खड़ा है, हम्म ये सवाल बिल्कुल खड़ा है। आज युवाओं को आप क्या दे पाए हो? हम्म आज युवा हमारे अदर में खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं, सड़क पे खड़े हैं। हम्म आज वो युवा जो बेचारे घर की स्थिति ठीक ना हो तो पढ़ने भी नहीं जा सकते। हम्म आप नौकरी करने के लिए दिल्ली, आप दिल्ली और बेंगलोर, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, जी। ये 4 शहर ऐसे हैं जो सब जॉब दे रहे हैं, हम्म। प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं। जी। वहाँ पे भी अब लाइन लग गई है। हम्म। अब वो भी अब तो ले क्या ले ले क्या ऑफ हो रहा है। आपको नहीं लगता मध्य प्रदेश में अपन पिछड़े डेवलप? पिछड़ गए। हम्म। डेवलपमेंट नारे हैं हम्म। भाई, डेवलपमेंट जो होना चाहिए, हम्म डेवलपमेंट तभी होगा जब आप युवाओं को कुछ दे पा रहे हो। हम्म आप स्वास्थ्य के मामले में जाओ, आप हम्म बताओ कहाँ पे सरकारी अस्पताल अच्छे हैं, हम्म कहाँ इलाज हो रहा है। हम्म। सब जिसको भी इलाज कराना है प्राइवेट अस्पताल में अच्छा, मैं जाना। चलिए आप एक चीज़, चूंकि मैं राजनीति पे ही आता हूँ एक मैं। मिनट में रोकूंगा जी जी आपको। जी जी सरकारी स्कूलों की, मेरे हुजूर विधानसभा में, मैं तो अब पूरे प्रदेश तो नहीं गया हूँ, जी जी। मैं अपनी विधानसभा में, मेरे को बहुत दर्द हुआ। हम्म सरकारी स्कूलों में ऐसी बदतर हालत है, हम्म कहीं छतें टपक रही हैं, हम्म खिड़कियां टूटी हुई हैं, हम्म बाथरूम तो देखें तो टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। और स्कूल जाएं तो वो आगे से कुछ जाने की व्यवस्था नहीं, कीचड़ या पानी है। हम्म कई बार तो बताया कि बच्चों ने कि सांप भी निकलते हैं। हम्म स्कूल में टीचर तक नहीं है हम्म पढ़ाने के लिए। हम्म मेरी इसी दुर्दशा, मैंने कहा इतना लाखों करोड़ करोड़ का कर्जा हो गया है, तो कम से कम स्कूल तो अच्छे होते, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना अस्पताल चाहिए। तो अच्छे होते, जी 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 रोड भी जो बने हैं तो प्रधानमंत्री सड़क योजना जी। या हाईवे रोड, नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया है, हम्म नो डाउट। हम्म उसने हाईवे बहुत अच्छे दिए हैं। हम्म। मैं सब चीज़ हट के जो सही काम कर नहीं, रहे हैं, ठीक मैं बात है। उनकी तारीफ तो आज भी मैं करूँगा जी जी आपके माध्यम के जरिए, जी जी। इस पॉडकास्ट के जरिए। हम्म। जैसे बाबुलाकर की मैं आज भी प्रशंसा करता हूँ। जी जी। अब मोहन यादव अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, मुझे आशा है कि इन चीज़ों पे वो गौर करेंगे कि जब बच्चे पुणे और अहमदाबाद या बेंगलोर और पुणे नहीं भटके, यहीं बल्कि उनको। यहाँ, बल्कि हाँ, मध्य प्रदेश में लोग आए। 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख के पैकेज यहीं गूगल की कंपनी आ जाए। जी जी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस की हैं, बहुत टाटा की हैं, जी ये सब हमारे बच्चों को नौकरियां देते हैं। जी। ऐसी कंपनियां यहाँ आ जाएं, यहाँ ऑफिस खुलें। मोहन यादव से मुझे बहुत उम्मीद है आपको? उम्मीद करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पे है अभी। जी 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 कार्यकाल पूरा हो करने के बाद उसका आंकलन होता है, अभी आंकलन नहीं होगा। जी जी। ठीक बात है। हाँ। ठीक बात है। तो मैं अब यदि आपसे, चूंकि अब हाँ, एक ऐसा सवाल करने वाला हूँ कि हो सकता है शायद आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं देने के लिए, कि आपने एक ट्वीट करके और पूरी राजनीति को हिला दिया, और राजनीति को तो हिलाया वहाँ तक तो ठीक है, और आपने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया। हाँ। तो क्या कारण था? हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि मैं पार्टी का प्रति वफादार हूँ। जी मैं जहाँ भी रहता हूँ उसके प्रति वफादार रहता हूँ। जी। मुझे कोई कमी दिखती है, कुछ दिखती है, तो मैं पार्टी के बड़े नेताओं को जाके बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि सब मध्य प्रदेश में पूरे न्यूज आती है तो मैं पूरा देखता रहता हूँ। जी तो मुझे दिल्ली में, कभी हरियाणा में, कभी कहाँ पे भी कुछ लगता है पार्टी को बड़ा अहित हो रहा है, पार्टी का कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं विधायकों का, सांसदों का, जहाँ से मुझे न्यूज़ लगती है कि ये गड़बड़ होने वाली है,
तो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, उस नाते मैं राहुल गांधी को जानकारी देने के लिए, सचेत करने के लिए मैं ट्वीट करता आ रहा हूँ। आज नहीं, सालों से करता आ रहा हूँ। मेरे आप ट्वीट उठा के देख लीजिए कि राहुल गांधी को बहुत सारे ट्वीट गए होंगे, और वाकई कई ट्वीट ऐसे हैं कि राहुल गांधी को अब मेरे ट्वीट को देख के उठाए या खुद ही कदम उठा, वो कदम बराबर उठे हैं, राहुल गांधी ने उठाए हैं। अच्छा अच्छा। और पार्टी को बड़ा लाभ हुआ है। जैसे हरियाणा में मुझे पता पड़ा राज्यसभा सीट छीनी जा रही है। मैंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को ट्वीट करके बताया कि हरियाणा की सीट आपकी जा रही है, आप ध्यान दें, गंभीरता से ध्यान दें, तत्काल कदम उठाएं। और वाकई अब हो सकता है मेरे ट्वीट करने का वो देखा हो न देखा हो अपनी जगह, पर लेकिन उन्होंने हरियाणा सुधार किया तो हरियाणा फोकस गया, वो सीट वो बचा ली जी। हरियाणा का भी आपको पता होगा, जी जी, क्रॉस वोटिंग होने जी, के बाद भी जी 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 वो सीट कांग्रेस की आ गई जी। तो इस तरह मैं राहुल गांधी को बार बार करता रहता हूँ, कहीं भी, मतलब चाहे महाराष्ट्र का हो। मेरा ये लगता है कि नहीं, कांग्रेस का सरकार बनना, मैं जिस पार्टी में हूँ ठीक बात है, तो मैं उसकी चिंता करता हूँ जी। कि वफादार आदमी का फर्ज है। तो मैं राहुल गांधी को जहाँ कहीं भी कुछ हो रहा है गड़बड़, तो मैं, और आज भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे ट्वीट बंद है, जी जी, मेरे ट्वीट आज भी जाते हैं। तो अभी वर्तमान में तो जी मैंने वो एक ट्वीट किया था जी मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए। जी वो इसलिए किया था, मुझे बीजेपी की मीडिया के जरिए या कुछ किसी के जरिए पता पड़ता था कि वो सब दिग्विजय सिंह कमलनाथ से डर रहे थे कि वो खड़े होंगे तो हम सीट नहीं निकाल कांग्रेस से नहीं छीन पाएंगे और कोई लड़ेगा। तो ये राहुल गांधी जी को मैंने 2 महीना पहले बताया था कि ट्वीट करके कि अपने पास विधायकों की संख्या है, पर बॉर्डर पे है, तो आप इस पर निर्णय थोड़ा सोच समझ के करें, और उम्मीदवार ऐसा होता है जो सीट अपनी। तो वो किस कारण से क्या हुआ दिल्ली में बाद में, तो वो पता पड़ा कि वो मीनाक्षी नटराजन जो मेरी बहन है, मेरा उसके प्रति कुछ नहीं, मेरा इज्जत है, सम्मान है, मैं चाहता हूँ वो भी राज्यसभा में जाए, पर लेकिन इस परिस्थिति में जो परिस्थिति थी वो ठीक नहीं थी, समय ठीक नहीं था। जी। तो मैंने राहुल गांधी को 1 घंटे के ट्वीट करके बता दिया था कि साहब खतरा तो है, निर्णय में कहीं चूक हो गई है, थोड़ा सा आप थोड़ा देखें। मेरा ये ट्वीट था, और ये ट्वीट इसलिए था कि अपनी सीट बची रहे जी। कि मेरा कोई मेंशन नहीं था कि मैं पार्टी के प्रति वफादार था, तभी किया। अब पता नहीं प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष को क्या लगा, उन्होंने मुझे नोटिस भेज दिया था अनुशासन समिति का। मैंने कहा मैंने अनुशासन तो तोड़ा नहीं था जी, मैंने कोई मीडिया को बयान दिया नहीं था, कोई वीडियो जारी नहीं किया था, पार्टी के हित में ही बोला था मैंने जी। अब दे दिया तो ठीक है, तो मैंने कहा हो सकता है पार्टी मेरे को आगे कार्रवाई करे, इसलिए मैं इज्जत वाला आदमी हूँ, तो मैंने पहले इस्तीफा दे दिया। मैंने उनको भेज दिया कि भाई आपने मेरे ऊपर एक्शन ले रहे हैं, तो इससे पहले मेरा ये। अब पार्टी ने, अब उसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं आया, तो अभी आपका इस्तीफा स्वीकार किया गया नहीं किया, ये अभी तक मुझे पता तो मैं आपको कांग्रेसी मानूं अभी या ना मानूं? अभी मुझे जब तक पार्टी का आदेश नहीं होगा मैं कुछ नहीं कह नहीं सकते हैं, कह नहीं सकता। पार्टी का आदेश आएगा तो वैसे मैं पार्टी का था, और मेरी इतने साल जिंदगी दी है, आपको 37 साल रहा हूँ पार्टी के प्रति, और आज 37 साल के बाद आपने, मैंने ईमानदारी से करते हुए निष्ठा से बिल्कुल वफादारी से रहा। अच्छा, एक पद नहीं मांगा जी। एक प्रश्न ये उठता है कि अब जैसे अगले चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी? मेरे को अगर पार्टी योग्य समझेगी तो मैं पार्टी, अगर मेरे को इस्तीफे के बारे में क्लियर करेगी तो मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। अच्छा, और यदि पार्टी नहीं करती है तो क्या आप अन्य किसी पार्टी में जाएंगे क्या? अभी तक तो कोई विचार नहीं किया है, न मेरे पास किसी का प्रपोजल आया है जी, ये सच्चाई है। यदि प्रपोजल आता है तो क्या आप मन बना सकते हैं क्या? पहले पार्टी का तो रुख देखो जी जी। राजनीति देखो मेरे खून में तो है। लेकिन राजनीति इस समय एक जैसे सिम पोर्ट होती है ना, ऐसा पोर्ट होने वाली भी चल रही है कि नेता पोर्ट हो रहे हैं,
कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। पर मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ। तो आप सही कह रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं, पर मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जी कि मेरे पास अब आपको खुला आज बहुत पता है तो आपको जी मेरे पास बाबूलाल गौर जी से संबंध अच्छे थे। जी मेरे को कितनी बार बोला, जी मेरे घर खाना भी खाने आए थे। जी वो बोले यार तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। मेरे को चाहते थे वो, मैं तुमको चेयरमैन बना दूँ। पर मेरे क्या थे, मोतीलाल वोरा बहुत बेटे की तरफ प्यार करते थे, जी मेरा मान सम्मान बहुत करते थे, दिग्विजय सिंह जी बहुत करते थे। जी तो मैंने कहा गौर जी आप मेरे आदरणीय हो, मेरे सम्मान, आपने मेरा इतना बोला मेरे लिए काफ़ी है, पर मैं नहीं गया। जी फिर उसके बाद मेरी साड़ी का बहुत बड़ा काम था। शिवराज सिंह चौहान जी के पिताजी माताजी आते थे शॉप पे, 2007 की बात बता रहा हूँ, 6 और 7 जी और उनकी बहन शशि दीदी आती थी। जी तो वो मेरे से साड़ी का माल रेगुलर आते थे, लेते थे। वो कपड़ा कोई भी चाहिए मेरी दुकान पे आते थे, कोई फैमिली आती, उनके रोहित भैया, उनकी भाभी, वो आते थे। तो वो इतना मेरे से अटैचमेंट हो गया था। तो उनके पिताजी ने मेरे को बोला, प्रेम सिंह जी थे, आदरणीय प्रेम सिंह जी थे, बोले तुम एक काम करो, घर आओ जी और शिवराज जी के साथ जुड़ जाओ। जी तो मैंने कहा बाबूजी बोलता था, बाबूजी मेरे को फुर्सत है नहीं, रात को 2 बजे 3 मैं घर जाता हूँ। तो मेरे को पता था बोरा जी इज्जत दे रहे हैं, दिग्विजय ने अच्छी इज्जत मान सम्मान पार्टी में मिल रहा है, तो क्यों यहाँ से वहाँ जाए, क्यों भटकूं। जबकि मुख्यमंत्री के परिवार का मुझे पास प्रस्ताव आया है और उनका ये कहना था कि एक सिंधी नेता नहीं है हमारे पास, ये पिताजी के उनके वर्ड थे। तो भी मैं नहीं गया। मैं आज अगर गया होता तो शायद मैं आज मंत्री होता बीजेपी में। जी जी क्योंकि उनको सिंधी समाज की नेता की जरूरत थी, क्योंकि सबना नहीं तब पार्टी से बाहर थे। पर मैं तभी भी नहीं गया। आप सोचिए मेरी पार्टी के प्रति कितनी निष्ठा थी। जी जी पद के लिए नहीं किया कभी, मेरे पद की कभी भूख नहीं रही है और न आज है। आपने सिंधी समाज की बात की है, तो मैं आपको थोड़ा सा देश के उस पार भी ले चलना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान में हमारे सिंधी भाई, सनातनी भाई, हिंदू भाइयों की स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता है। तो कभी आप पार्टी में रह के कभी आपने अपनी समाज के लिए, सनातन के लिए, इनके इस तरह की कोई कभी इस तरह की बात हुई है आपकी पार्टी में ऐसी कि यहाँ वहाँ इस तरह का अत्याचार हमारे लोगों पर हो रहा है? नहीं, ये बात आपकी सही। हमारा विभाजन 1947 में हुआ जी। तो हमारा पंजाब के साथ सिंध प्रदेश था जी। हमारा प्रदेश हुआ करता था। हाँ हाँ सिंध प्रदेश। जी। यहाँ जितनी भी इंडिया में आई, पंजाबी आए, बंगाली आए, चाहे तमिल आए, आए, हाँ तेलुगु वाले हाँ, आए, हाँ। सबको राज्य दिया गया। पर हमारे सिंधी समाज को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जी। हम सब लुटपुट के एकदम अचानक, हाँ रैंडमली हुआ है वो तो सब कुछ। हाँ, अचानक अपना पूंजी, धंधे या दुकान या खेत जमीनें छोड़ के सब कपड़े और बर्तन समेत आए थे। तो हमारी जो वो पीढ़ी आई थी वो कुछ था नहीं, तो उनको रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ा। जी। कुछ नहीं था, जीरो थे। तो वो कोई राज्य भी नहीं था। तो कोई बॉम्बे में चला गया, कोई हैदराबाद चला गया, कोई अजमेर चला गया, कोई आगरा। हम सिंधी समाज देश के चारों तरफ फैले, चारों तरफ बिखर गए। जी जी। और सबने अपना अपना कभी भीख नहीं मांगी था जी। व्यापार से जुड़े सिंधी समाज में किसी को भीख मांगते हुए नहीं देखेंगे। जी जी। और पुरुषार्थी समाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज उन्होंने संघर्ष करके एक दो पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, आज एम्पायर बड़े बड़े सिंधी समाज के आपको मिलेंगे। आपको पूरी वर्ल्ड में मिलेंगे, अमेरिका में, दुबई में, सिंगापुर में, कनाडा में। आप अब हर जगह जाएंगे तो सिंधी समाज के बड़े बड़े उद्योग मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। और वो देश को सर्वाधिक टैक्स देने वाला कम संख्या होने के बाद सिंधी समाज ही है। जी। और सिंधी समाज का आपको हर शहर में बड़े बड़े आपको कारोबारी मिलेंगे। आज उन्होंने खड़ा किया है सिंधी समाज को। मेरा गर्व है कि मैं ऐसे समाज से हूँ जो समाज जीरो से न होते हुए भी नहीं, लेकिन मेरा मूल प्रश्न जो है ना, वो जो आपने बोला उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। जी।
वो जहाँ वहाँ पे जो बाकी सिंधी समाज के लोग रह गए थे, वो अपना बिजनेस नहीं छोड़ना चाह रहे। उस टाइम नियम बना था, जो आना चाहे आए, आ जो आ जाए जाना है। जैसे। तो उन्होंने कहा कि इतने साल रह रहे हैं, कभी झगड़े तो हुए नहीं हैं, तो रह रहे हैं। तो बीच में ऐसे केस आए हैं हमारे, नहीं, आते ही रहते हैं बीच में, आते नहीं, हैं, रेगुलर आते रहते हैं। आते हैं, पर कोई एकदम। और मतलब वो जब सीन देखते हैं ना, बड़ा दुख होता है हाँ, कि बच्चियों को उठा लेते हैं, उठाकर वो फिर जो है जबरदस्ती उनसे निकाह करते हैं। तो ये भाई वो क्या है कि इस बारे में बात मेरी बड़े नेताओं से हुई है। हम्म। वो बीच में भी सोनिया गांधी ने ये मुद्दा उठाया भी था, जी। हिंदुओं पे हमले पर, हम्म। मुझे याद है। तो हमने बात की है, बात रखी है। और कई सिंधी समाज के फिर वहाँ पे भी ऐसे हैं कि वो खुश भी हैं, धंधा वो उस सब उसी अच्छा में। है, बिजनेस अच्छा है। हम्म। तो कहीं मैं आते हैं, कहीं से पूछता हूँ, तो बोले यार यहाँ जो न्यूज़ आती वहाँ इतना नहीं है। तो जो ऐसा भी बताते हैं मुझे कुछ, और कुछ ये भी है जैसे आप बता रहे हैं, जी। कुछ इस तरह की भी जानकारी आती है। नहीं, हम तो पाकिस्तान की संसद में खुद में देखते हैं कि जो अगर सिंधी हमारा, समाज का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वो अपनी बात उठा रहे हैं तो और वो अपने दर्द बता रहे हैं, तब ये हाँ, चीज़ अगर मतलब हमको यहाँ प्रमाणिक मानी जाती है हाँ, कुछ ना? है, कुछ है, वो है, जी आपकी बात को मैं नकार नहीं रहा हूँ। जी जी। अगर हमको यहाँ एक प्रदेश दिया जाता होता, हम्म। तो शायद सब सिंधी समाज के लोग इधर आते, क्योंकि हम्म। उनको पता था कि यार वो जो हमारे साथ वाले गए हैं वहाँ भटक रहे हैं, कुछ है नहीं, हम्म। पर उनके पास न है खुद की ज़मीन है। हम्म। क्यों, प्रदेश होता हम्म। तो हमको ज़मीन मिलती हम्म। रहने की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिजनेस जी। व्यापार करने की। हम्म। वो गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती हम्म। कि भैया आपको इतना पैसा बगैर ब्याज के, हम्म। या इतनी % सब्सिडी है, आप अपना स्थापित करो रोग घर के लिए। जी विकास होता तो सरकार का भी जी। नेचुरल विकास होता है, ये चीज़ है। समय की बातता हो रही है हमारी, हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं चलते चलते एक प्रश्न और आपसे लूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आप एक अच्छी और एक बुरी बात क्या कह सकते हैं? अच्छी तो मार्केटिंग अच्छी है। देश का विकास भी। देश का विकास के लिए चुने अभी बहुत कुछ करना है। नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली इतने कम समय में यदि हम तुलना करें तो इतना कम समय में। हमारा देश, अगर सही आकलन में रिपोर्टें आ रही हैं हम्म। कि श्रीलंका, अभी इंडोनेशिया की भी रिपोर्ट आई कल परसों के, हमारे वो इंडोनेशिया शेयर मार्केट में लोग पैसा, वहाँ फॉरेनर, FDI जिसको बोलते हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे इंडिया में नहीं कर रहे। वो तो एक देखिए सर, वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय वो भी बनता एक है। चीज़ ये है, दूसरा वो अमेरिका के आगे इतना नहीं सरेंडर होना था। ट्रम्प का जैसे अपना भारत, अपना जो चीज वो पाकिस्तान से वो हुआ पुलवामा वाला मामला, जो अपन अटैक तो कर रहा था। हम देश में अपनी ही पार्टियों से, अपने ही नेताओं से घिरे पड़े थे। हाँ, तो वो अपने ही देश के विपक्ष जो है वो साथ नहीं दे रहा था। विपक्ष, तो देखो विपक्ष अपनी है, मैं सरकार में हूँ तो मेरी जिम्मेदारी देश के प्रति। तो वो तो तो आज ये युवा नहीं तो सड़क पे नहीं आते कल। आपने युवाओं की बात छेड़ी है। हाँ, तो तो ये फिर मैं भले ही आपने कांग्रेस छोड़ दी है, मैं ये नहीं कि मैं लेकिन मैं बीजेपी में हूँ या नहीं कांग्रेस नहीं, में मैं हूँ। यहाँ एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर युवाओं को सड़क पे क्यों आना पड़ा? तो यही कि मतलब, और ऐसे लोग, ऐसे पार्टी को बन के आई कि जिसकी कल्पना भी नहीं थी। इसमें भाजपा और कांग्रेस को मैं दोनों फेल नहीं हुए। देखिए 2014 के बाद बीजेपी की सरकार है, जी तो कई राज्यों में बीजेपी की जी। सरकार, कांग्रेस तो अब लगता है एक तरह से छोटी पार्टी बना दिया गया है। अब मीडिया का भी खेल है उसमें, मीडिया का भी अहम रोल है, क्योंकि वो न्यूज़ विपक्षी देता ही नहीं है, और देता है तो नेगेटिव देता है, जी। ये सच्चाई है। तो अब तो सोशल मीडिया हाँ, में तो तो अभी सब क्या खबरें मैं बता रहा हूँ, जी। जो यूथ है ना, यूथ बड़ा निराशा में है। हम्म। मैंने आपको पहले भी बताया था। हाँ, आप बता चुके हैं उसके बारे में। और दूसरी चीज़ क्या था, लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को कोचिंग कराते हैं, नीट की, डॉक्टर बनाने की। वो एग्जाम बार बार लीक हो रहे हैं, एक बार लीक हो गया चलो ठीक है, गलती हो गई, दूसरी बार हो गया, फिर बार बार होना। तो संसद में जब तो बिल आता मतलब है तो जो पैसे दे रहा है, पेपर खरीद लेता है, मैं आप ये मतलब वो डॉक्टर बन के क्या करेगा? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब संसद में बिल आता है हाँ। तो सपोर्ट भी तो नहीं करते ना, कि भाई ऐसे सख्त कानून की बात भी तो नहीं करता, हमारा विपक्ष भी बात नहीं नहीं, करता। विपक्ष का कहना था, दो चीज़ों पे था जी। कि ये आप जो कानून बना रहे हो, ये सब कानून कागजों में नहीं बना रहे, ये
इम्प्लीमेंट कैसे होगा? तो कानून बनेगा एक तब तो चीज- इम्प्लीमेंट होगा ना सर। नहीं, उसमें जो कानून बना था उसमें कुछ होंगी तो बातें, मुझे नहीं पता, मैंने जी पढ़ा जी नहीं। जी। दूसरी चीज़, वो जिम्मेदारी की बात कर रहे थे कि भाई दो बातें जिम्मेदारी की थी। एक तो जो परीक्षा इतनी बार बार छात्रों को आत्महत्या करनी पड़ी, बार बार पेपर लीक हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी तो तय करिए, उस पर कार्रवाई तो करिए। कार्रवाई कीजिए ना। ठीक, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा क्या हुआ, जो बच्चे अगर आंदोलन कर रहे थे तो देश के बच्चे ना था, देश का भविष्य था ना। आपने उस पर पेलेट गन से हाँ चलाया हाँ, मैं ये पूछ और रहे हैं, कील देश वाली के कील बच्चों वाले। की, देश के बच्चों की आप बात कर रहे हैं, और हम यदि जैन जी आंदोलन की बात करें तो जैन जी आंदोलन का यदि एक स्वरूप वो है, तो एक स्वरूप, गंदा स्वरूप वो भी दिखाई दिया कि जब वो वहाँ जो बच्चे थे, तथाकथित बच्चे, पूरे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों ने जो अपशब्द यूज़ किए हैं, जो लैंग्वेज यूज़ किए हैं, उससे हमारे जो जैन जी हैं उनकी छवि नकारात्मक हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो जो ये इसलिए हम उस जनजी आंदोलन का सपोर्ट कहीं से नहीं कर सकते हैं, और जो राजनीति के दृष्टिकोण से जितना भी बातें हो रही हैं वो चूंकि होनी चाहिए, राजनीतिक लोगों को अपनी बातें करने का अधिकार है, लेकिन यदि आप जनजी का हम पूरी तरह से उस आंदोलन के रूप में सपोर्ट करें तो कहीं ना कहीं वो आंदोलन, आपको नहीं लगता कि वो देखो, भटक गए वहाँ से? नहीं भटक, देखो बच्चों की मांगे तो जायज़ नहीं, थी। मांग अपनी जगह, मांग के बाकी लिए जिन्होंने बीच में जो ये जो जिन्होंने इतनी भीड़ मतलब में, इतनी भाषा, इतनी आप, भाषा, मैं ऐसी जैसे भाषा आपको कि मैं एक मतलब उदाहरण दूं। जी मैं एक जुलूस निकाल रहा हूँ जी सरकार के खिलाफ, जी यानी आंदोलन रैली निकाल रहा जी। हूँ। हो सकता है कुछ लोग ऐसा नहीं, बीजेपी नहीं भेजे हों या किसी और दल ने भेजे हों, हो सकता है कुछ लोग उसमें ऐसे आ भी जाते जिनकी इस तरह की प्रवृत्ति रहती हो सब, उसको तो वो तो उसके आयोजक की गलती उसकी है ना, निंदा आयोजक की जवाबदारी है ना, वो तो उसकी जब आप परमिशन उसने ली है उसकी जवाबदारी है। वो वीडियो बन गए। अब वीडियो बन जाने के बाद कार्रवाई भी करेंगे तो क्या होगा? वीडियो कार्रवाई तो तो बन होगी, गया, वीडियो कार्रवाई वायरल तो, हो गया। हाँ, वो तो तो वो तो है, चलिए, लेकिन गलत खैर, है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, उसका होनी सम्मान, चाहिए। उसका सम्मान रखना है। मोदी जी की मैं भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री है, करना चाहिए। ठीक है, वहाँ जहाँ कमियाँ हैं वहाँ बताइए, वो बिल्कुल हम, अच्छी आज बात मैं है। भी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं मोदी का फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपके इस पॉडकास्ट, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। बाकी जो कमियां थी वो मैंने आपके सामने रखी। चलिए। अगर वो कमियां दूर करते हैं तो हो सकता है मोदी जी फिर से सुपर प्रधानमंत्री हीरो हो बनेंगे। जाए। चलिए चलिए, तो ठीक बस है। काम करने के तो ऊपर है। ये थे हमारे साथ नरेश जी, बहुत शानदार बात हुई है। और मित्रों, हमारा इस पॉडकास्ट का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हों, और हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा विकसित प्रदेश बने जो 30 साल से मास्टर प्लान नहीं आया है, वो मास्टर प्लान आए, और मध्य प्रदेश की राजधानी पूरे हिंदुस्तान की ऐसी राजधानी बने कि लोग इसको देखने के लिए आएँ, जिससे टूरिज़्म बढ़ेगा, विदेशी लोग आएंगे और यहाँ का व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा, साथ में नौकरियों के लिए एक अपार संभावनाएं निकल कर आएंगी। मित्रों, हम भोपाल और मध्य प्रदेश के नेताओं से ये उम्मीद कर सकते हैं, और इसीलिए मुझे एक छोटे से शहर से उठकर इस भोपाल में आना पड़ा, और इसीलिए आना पड़ा, मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश एक प्रगति की ओर जाए। धन्यवाद सर, आपने बहुत बहुत समय दिया, प्रदीप इसके लिए जी, नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपने जो अपना दर्द जो उठाया वो भोपाल का दर्द है, वो जी, आपने इतने अच्छे मुद्दे उठाए हैं। मुझे निश्चित रूप से ये जब वीडियो माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेगा, जी जी, इस दिशा में कदम जरूर उठाएंगे, मुझे विश्वास है। चलिए। वो धार्मिक प्रति का भी है, मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी है। जी, वो मैं एक चीज़ और भी कहना चाह रहा था अब जी। थोड़ी सी बात में, ये अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है कि आवासीय में कमर्शियल प्रॉपर्टी जो दुकानें चल रही हैं वो क्यों खुली हुई हैं, उसको कार्रवाई की जाए। जी, तो नगर निगम भोपाल अभी कार्रवाई नोटिस सीलबंदी का कार्यक्रम चालू कर दिया है। ठीक है, कल जी, इनको किसी को 40 साल, किसी को 30 साल दुकान खोले हुए हुआ, क्यों मास्टर प्लान नहीं आया, मास्टर प्लान नहीं आया ना, तो इसीलिए। इसलिए खुलती गई। पर जब नगर निगम ने सभी दुकानदारों से कमर्शियल टैक्स ले लिया तो 30 साल से, तो अब क्यों बोल रहे हैं कि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है? ये नगर निगम की गलती है। नगर निगम की मैं आपके पॉडकास्ट से मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूँ कि तत्काल आप इस दिशा में कदम उठाएं। ये नगर निगम वाले जो भी अधिकारी हैं, नहीं तो इसकी आड़ में भ्रष्टाचार होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बता रहा हूँ, ये जो नोटिस हजारों जा रहे हैं ना, इसकी आड़ में इसमें भ्रष्टाचार होगा, और इसमें भ्रष्टाचार में नीचे से लेके वो
इसलिए आप तत्काल आप कदम उठाएं, मैं ये चाहता हूँ। जी जी जी। और मास्टर प्लान भी लाएं और जो भी आप उसमें प्रावधान करें जिससे इन भाइयों बहनों की दुकानें रोजगार कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, कईयों को रोजगार मिल रहा है। आज वो नहीं, रोजगार वो तो अच्छा खासा सेटअप है ना लोगों का। सेटअप है, रोजगार छिन जाएगा। जी जी जी। बेचारे कहीं सील हो गई तो अगर वो एक दिन 3 दिन भी आप दुकान सील हो जाएगी ना, तो बेचारे महीनों पीछे हो पूरी जाएंगे। फैमिली बर्बाद हो जाएगी सर। मेरा ये दर्द बहुत गहरा है। मैं जी, माने आप पॉडकास्ट आपके प्रदीप जी के जरिए मैं बहुत अभी ज्वलंत मुद्दा है, जी जी जी। इस मुद्दे पे तत्काल मैं सरकार से आग्रह करूंगा और मास्टर प्लान भी लाएं और सुप्रीम कोर्ट में भी ये जवाब दिया जाए कि मल्टी पर्पज कमर्शियल आवासीय मल्टी पर्पज अमेंडमेंट उसमें सुधार करके लाके कर सकते हैं। बिल लेकर ला इसमें बिल ला सकते हैं सरकार की तरफ से, बिल ला के और इनको लीगल कर सकते हैं जी। और वो सुप्रीम कोर्ट में या पेश कर सकते हैं। अध्यादेश निकाल दें। इसमें नोटिस, नगर निगम को नोटिस भेजना, फिर व्यापारी तनाव में जी रहे हैं। जी जी। और रोडों में भी आए हैं व्यापारी, चाहे न्यू मार्केट के आए हैं, हर जगह से मेरे को पेपर में रोज छप रहा है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है और इस पे मुझे लगता है कि सरकार गंभीरता से लेगी। मुझे विश्वास है। मैं तो अभी पद पे है तो मैं उनसे आशा करूंगा। बिल्कुल करनी भी चाहिए ना। और करेगा, मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी 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 इस दिशा में गंभीर कदम उठाए। चलिए, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप। नमस्कार। बहुत बहुत